हेलो दोस्तों। अवंती अपनी सास पर बहुत अत्याचार करती और घर जाकर उल्टा अपनी माँ से कहती, मेरी सास मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। और अगले दिन अवंती की माँ और भाई आकर उसकी सास को गालियां देने लगे और कहने लगे, हमारी बहन के साथ अगर कुछ गलत हुआ तो तुम माँ बेटे को जिंदा गाड़ देंगे। एक दिन तंग आकर अवंती के पति ने माँ से कहा, मैं अवंती को डिवोर्स देने जा रहा हूँ। उसने हमारी जिंदगी नरक बना दी है। यह सुनकर अवंती ने मायके जाकर कहा, मेरी सास मेरी डिवोर्स करवाना चाहती है। तो वह लोग गुस्से से भरे गए और अवंती की सास को घर आकर मारने लगे। तभी थोड़ी देर बाद अवंती का पति आ गया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि उसने हाय हाय माँ मेरी तो किस्मत फूट गई, मैं बर्बाद हो गई, लुट गई, इतना धोखा दिया है। उन लोगों ने ऐसी जालिम सास है कि कहती है कि सांस भी लेना है तो मुझसे पूछ कर लेनी होगी। आपको नहीं पता, रात को अपने बेटे को अपने पास बुलाकर कहती है कि जब तक मेरी आज्ञा नहीं होगी तुम अपनी पत्नी के कमरे में नहीं जाओगे। अवंती ने आंसू साफ करते हुए अपनी माँ से बात कही थी। उसकी माँ कहने लगी, अरे उस बुढ़िया की इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी के साथ ऐसा करे। आज ही करती हूँ, मैं तेरे पहलवान भाई से जाकर बात करके आई और उस औरत का दिमाग ठिकाने लगा कर आई। अवंती अपने चार भाइयों की इकलौती बहन थी और चारों भाई पहलवानी करते थे। सब लोग उनसे डरते थे, बल्कि पूरा मोहल्ला उन लोगों से कांपता था। सेहत में अवंती भी ठीक ठाक ही थी। रिश्ता थोड़ा दूर के मोहल्ले से आया था। अब लड़का शरीफ था, उसकी माँ भी काफी सीधी लग रही थी। सीधे साधे लोग थे, इसलिए अवंती की माँ ने रिश्ता पक्का करने में देर नहीं लगाई, क्योंकि पता था कि उनकी बेटी जबान की बहुत तेज है और अगर उसी के जैसे लोग मिल गए तो लड़की का घर नहीं बस पाएगा। अवंती को यही समझाया था कि देख तेरे चार भाई है और सबके सब पहलवान है, इसलिए तुझे डर डर के रहने की जरूरत नहीं है। अपने मायके का रोब जमा कर रखना ताकि ससुराल वाले औकात में रहे। वैसे भी विदाई से पहले ही अवंती के चारों भाइयों ने कहा था कि कोई भी बात हो तो हमें बताना, हम तुम्हारे पति को अच्छी तरह से सबक सिखा देंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी दिलेरी के साथ अवंती अपने ससुराल आई थी। कुलबीर बहुत ही शरीफ इंसान था और अपनी माँ का बहुत ख्याल भी रखता था। अवंती से उसने बस यही कहा था कि मेरे घर में मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं है। पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है, इसलिए तुम मेरी माँ की सेवा भी करना और इज्जत भी करना। घर में हर काम के लिए काम वाली है, सिवाय किचन के काम के लिए तुम पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, ना ही मेरी तरफ से तुम पर ज्यादा कोई रोक टोक होगी। तुम जब चाहे अपने मायके आ जा सकती हो, बस मेरी माँ का ख्याल रखना। अवंती ने यह बातें सुनते ही अपने माथे पर बल डाले थे। वैसे कुलबीर ने कोई गलत बात भी नहीं कही थी। शादी के 17-18 दिन तक शीला जी ने अपनी बहू के बहुत नाज नखरे उठाए थे। उसे कोई भी काम नहीं करने दिया था, नाश्ता खाना सब कुछ उसके सामने खुद ला कर रखती थी। उसकी पसंद का भी ख्याल रखती थी। जब भी कुलबीर अपने ऑफिस से वापस आता तो कहती, बेटा जाओ तुम लोग घूमने फिरने चले जाओ, अवंती को ले जाकर कहीं सैर करवा दो। वह भी अपनी बाइक पर अवंती को बिठाकर घुमाने ले जाता। जो चीज उसे पसंद आती वह खरीद भी लेती। दोनों माँ बेटे ने नई बहू का बहुत ख्याल रखा था। लेकिन 17-18 दिन बाद शीला जी ने कहा कि बेटा किचन की छोटी मोटी जिम्मेदारियां अब तुम संभाल लो। अगर कुछ समझ ना आए तो बिना संकोच मुझसे पूछ लिया करना। अवंती को तो काम करने से वैसे ही मौत आती थी। वह किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी, घर पर भी कोई काम नहीं करती थी और यहाँ पर उसे किचन का छोटा मोटा काम करना भी बड़ी मुसीबत लग रही थी।
पहले दिन उसने दाल बनाई जो चुपचाप दोनों माँ बेटे ने खा ली थी। कुछ भी नहीं कहा था। हालांकि दाल का स्वाद अजीब सा था, लेकिन उसने अपनी सास से जरा भी पूछने की जरूरत नहीं समझी कि उनसे पूछ लें कि दाल कैसे बनाते हैं। बस जैसे तैसी बनाकर रख दी थी। दूसरे दिन शीला जी खुद ही किचन में आ गई। देखने लगी कि अवंती खाना कैसे बना रही है। देखा तो मोटे मोटे प्याज टमाटर सब कुछ काट कर उसने कुकर के अंदर डाल दिया। साथ ही नमक मिर्चें भी डाल दी। शीला जी कहने लगी, बेटा यह क्या बना रही हो? कहने लगी, मुझे नहीं पता, जब बन जाएगा तो देख लेना कि क्या बना है। वह कहने लगी, बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ खाना कैसे बनता है। अवंती कहने लगी, देखो मुझे किसी की बातें सुनने की आदत नहीं है। मैं खाना अपनी मर्जी से बनाती हूँ। मैंने आज तक कभी अपनी माँ की नहीं सुनी, तो तुम क्या चीज हो? यह सुनकर शीला जी को कुछ बुरा सा लगा। कहने लगी, बेटा हर घर का अपना तौर तरीका होता है, खाना बनाने का भी अलग तरीका होता है। जब तक तुम सीखेगी नहीं कैसे बनाओगी? कल तो कुलबीर ने चुपचाप खाना खा लिया, लेकिन वह ऐसा खाना पसंद नहीं करता। वह तो खाना बहुत स्वादिष्ट बने तभी खाता है। यह सुनकर अवंती कहने लगी, इसका मतलब कि तुम्हारे बेटे को मेरे हाथ का बना हुआ खाना पसंद नहीं आया। अवंती में बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं थी। शीला जी कहने लगी, बेटा यह किस सवर में बात कर रही हो? मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ। वह कहने लगी, मैं तो अपनी माँ को भी तुम ही कहती हूँ। मैंने आज तक किसी को आप नहीं कहा। तुम भी मुझसे यह आशा ना रखो कि मैं यहाँ पर सबका सम्मान करूंगी। शीला जी कहने लगी, बेटा मैं तो बड़े प्यार से तुम्हें समझा रही हूँ। मैंने तो तुमसे ऐसी कोई भी बदतमीजी वाले शब्द नहीं कहे। वह कहने लगी, बुढ़िया तुम मुझे कुछ कह भी नहीं सकती। मेरे भाई यहाँ पर पहुंच जाएंगे और तुम्हें ऐसा सीधा सा करेंगे कि तुम भी याद करोगी। यह सुनकर शीला जी को बड़ा गुस्सा आया। रात को जब कुलवीर घर आया तो खाना देखकर अपनी माँ की ओर देखने लगा। कहने लगा, माँ मैंने आपसे कल ही कहा था कि आप खुद किचन में खड़े होकर अवंती को खाना बनाना बताएंगी कि हमारे घर में कैसा खाना बनता है। मैं यह खाना नहीं खा सकता। प्याज अलग दिख रही है, टमाटर अलग पानी है, खाना कहीं इस तरह से बनता है। इस पर कुलवीर का भी दरिया जवाब दे गया था। शीला जी ने अवंती की ओर देखा, फिर कहने लगी, मैंने तो कहा था। लेकिन अवंती कहने लगी, जिसको भी खाना है ऐसे ही खाना खाना पड़ेगा। मैं किसी के बाप की नौकर नहीं हूँ कि यहाँ पर सबकी पसंद से काम करूँगी। मैं कोई नौकर नहीं हूँ। कुलबीर कहने लगा, इसमें नौकरों वाली कौन सी बात है? हर घर का तरीका अलग होता है। हमारे घर में कोई भी इस तरह का खाना नहीं खाता और इस तरह का खाना तो किसी के भी घर में नहीं बनता। वह कहने लगी, लेकिन मेरे भाई तो ऐसा ही कच्चा पक्का खाते हैं और तुमने देखा तो है मेरे भाइयों की सेहत कितनी अच्छी है। तुम जैसे को तो दो हाथ मारकर ही गिरा दें। अवंती अवंती की बदतमीजी पर कुलबीर उसे गुस्से से देखने लगा। कहने लगा, यह किस शवर में तुम मुझसे बात कर रही हो? क्या तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? तुम्हारे भाई अगर पहलवान है तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम अपने भाइयों की धमकियां यहाँ दोगी और बदतमीजी करोगी। शीला जी ने भी कुलबीर को सब बता दिया था कि यह कैसे बातें उनसे करती है। कुलबीर कहने लगा कि अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो मैं तुम्हारी माँ और भाइयों से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। यह सुनकर अवंती कुछ घबराई थी। अगले ही दिन वह अपने मायके चली गई। जाकर अपनी माँ के सामने रोने लगी कि मेरी सास बहुत जालिम है, पति भी बहुत डांटता है, गालियां देता है। यह सुनकर अवंती की माँ को गुस्सा आ गया। जैसे ही अवंती का बड़ा भाई घर आया, उसको लेकर वह अवंती के ससुराल पहुंच गई। कहने लगी, हमने आपको अपनी बेटी बेची नहीं है कि वह सास भी आपकी मर्जी से आपसे पूछ कर लेगी।
अरे यह कोई तरीका है? दूसरों की बहन बेटियों के साथ तुम लोग बदतमीजी करते हो? यह सुनकर कुलवीर और शीला जी दोनों हैरान हो गए। कहने लगे, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अवंती का भाई कहने लगा, देखो मेरी बात सुनो। मेरी बहन को कोई जरूरत नहीं है कि वह झूठ बोले। अगर तुमने मेरी बहन को किसी भी तरह की धमकी दी तो याद रखना, तुम्हारी माँ का तमाशा यह पूरा मोहल्ला देखेगा। आगे से मेरी बहन को कुछ मत कहना। यह कहकर वह सब वापस जा चुके थे। कुलवीर और शीला जी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ही देर में अवंती आई और कहने लगी, देख लिया मेरे भाई का गुस्सा। अगर मुझे कुछ भी कहने की कोशिश की तो मैं अपने भाइयों को बुला लूंगी और वह तुम दोनों माँ बेटे का दिमाग ठिकाने लगा देंगे। यह सुनकर कुलवीर चुप सा हो गया था। शीला जी भी घबरा गई। जब अवंती ने देखा कि पति और सास उसके भाई से डरते हैं तो उसका खूब फायदा उठाने लगी। सुबह ही सुबह अपनी सास से कहती, जाओ मेरे लिए नाश्ता बना कर लाओ और खाना भी तुम बनाओगी। मुझसे कोई काम मत कहना। सारा काम शीला जी को करना पड़ता। एक सप्ताह में वह बहू की सेवा करते करते थक चुकी थी। इतना नहीं, अवंती ने काम वाली की भी छुट्टी करवा दी। अपनी सास से कहने लगी कि घर के काम आज से तुम करोगी। शीला जी कहने लगी, बेटा तुम कैसी बातें कर रही हो? चलो किचन के काम तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन झाड़ू पोंछा मैं नहीं कर सकती। मेरे तो अपने पैर और घुटनों में दर्द रहता है। वह कहने लगी, काम करोगी तो दर्द भी चला जाएगा। इस घर में मेरी बात चलेगी। जो मैं चाहूंगी वह होगा। अगर मेरी बात तुम लोगों ने ना मानी तो याद रखना मेरे भाई तुम दोनों का भाई क्या हाल करेंगे। पूरे घर की सफाई शीला जी ने की थी, लेकिन पूरे शरीर में बहुत दर्द होने लगा था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने पूरे घर की सफाई की थी। उसी समय अवंती अपनी गंदी मिट्टी वाली चप्पल पहनकर आ गई। पूरे घर को दोबारा से गंदा करके कहने लगी, इसे दोबारा दो साफ करो। शीला जी कहने लगी, यह क्या हरकत है? बड़ी मुश्किल से मेहनत से मैंने घर की सफाई की थी और तुमने फिर से गंदा कर दिया। क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है? यह कहना था कि अवंती ने शीला जी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगी, कमीनी बुढ़िया मेरे सामने जुबान चलाती है। जानती है ना मेरे सामने जुबान चलाने का क्या अंजाम होगा। इस बार शीला जी ने भी उसे पीछे की ओर धक्का दिया था कि वह गिरते गिरते बची। शीला जी कहने लगी, तमीज से रहना मेरे साथ, यह मेरा घर है और अगर तुमने ज्यादा बदतमीजी की तो मैं पुलिस में जाकर तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। शीला जी की धमकी सुनकर अवंती ने गुस्से से पैर पटका और अपने मायके चली गई और वहां जाकर रोना धोना मचा दिया कि मेरी सास मुझे पुलिस की धमकियां देती है कि तुम्हारे भाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर उन्होंने कुछ भी किया तो मैं पुलिस में उनके खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी, उन पर झूठे केस लगवा दूंगी। मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर दिया है। वह रोए जा रही थी। यह सुनकर उसके भाई गुस्से में आ गए। अवंती अपने चारों भाइयों के साथ अपने ससुराल आई थी। शीला जी उस समय थक कर बैठी ही थी। अभी अभी खाना बनाकर कमरे में आकर बैठी थी जब दरवाजा खटखटाया नहीं गया था, बल्कि तोड़ा गया था। इतनी जोर से दरवाजे पर धक्के मारे गए कि दरवाजा अपने आप खुल गया। शीला जी अवंती और उसके चारों भाइयों को देखकर घबरा गई थी, लेकिन फैसला कर चुकी थी कि उन्हें अवंती की सच्चाई बता देगी। कहने लगी, बेटा तुम लोग दरवाजा आराम से खटखटाते तब भी मैं खोल देती। मुझे किसी का डर नहीं था। मैं तो खुद तुम लोगों से बात करना चाहती थी कि तुम्हारी बहन अभी शीला जी ने इतना ही कहा था कि अवंती का बड़ा भाई कहने लगा, है बुढ़िया अपनी जुबान बंद रख। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी बहन को धक्का दिया, इसे मारा और तुम होती कौन हो पुलिस की धमकियां देने वाली? मैं भी देखता हूँ कि पुलिस हमारा क्या बिगाड़ सकती है।
फिर उसने अपने दोनों छोटे भाइयों से इशारा किया। दोनों भाइयों ने शीला जी को हाथ से पकड़ा और कुर्सी पर बिठा दिया और उन्हें रस्सियों से बांधने लगे। वह कहने लगी, यह तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। वह कहने लगा, हमने अपनी बहन की शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम हमारी बहन पर अत्याचार और ज्यादती करो। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एक तो तुम मेरी बहन के साथ इतना बुरा व्यवहार करती हो और दूसरा उसे पुलिस की धमकियां देती हो। अवंती के दोनों छोटे भाई शीला जी के पैर और हाथ बांध चुके थे। तभी उसके बड़े भाई ने अवंती से कहा कि तुम जो चाहे अपनी सास के साथ करो, मैं भी देखता हूँ कि यह तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है। यह सुनकर शीला जी रोने लगी। कहने लगी, बेटा, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम तो और अपनी बहन को बिगाड़ रहे हो, बदतमीजी सिखा रहे हो। लेकिन अवंती ने अपनी सास के मुंह पर धड़ाधड़ कई थप्पड़ मारे। वो बेचारी रोने लगी। अवंती कहने लगी कि आज के बाद अगर मेरे भाइयों को पुलिस का डर दिखाया तो देख लो यही हाल होगा। अवंती का बड़ा भाई भी कहने लगा, अगर तुमने अपनी जुबान बंद नहीं रखी तो पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं तुम लोगों को का बहुत कुछ बिगाड़ दूंगा। तुम्हारा वो हाल करूंगा कि पूरा मोहल्ला कांप उठेगा। फिर अवंती से कहने लगे कि अगर दोबारा यह बुढ़िया तुम्हें परेशान करे तो बस हमें एक फोन कर देना। हम इस बुढ़िया का वह हाल करेंगे कि जिंदगी भर इसे और इसके बेटे को याद रहेगा। यह कहकर चारों भाई जा चुके थे। अभी तक शीला जी रस्सियों से बंधी हुई थी। अवंती किचन में गई, अपने लिए प्लेट में खाना डाला और अपने कमरे में जाकर खाने लगी। उसने शीला जी की रस्सियां तक नहीं खोली थी। शाम तक वह बेचारी रस्सियों से बंधी कुर्सी पर बैठी रही। जब कुलपीर घर आया और अपनी माँ को यूं कुर्सी पर बेबसी से रोते हुए देखा और उनके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए देखे तो बुरी तरह से घबरा गया था। उसने जल्दी से अपनी माँ की रस्सियां खोली और फिर पूछने लगा, यह कैसे हुआ माँ? शीला जी ने रोते रोते सारी बात बताई। यह सुनकर तो कुलबीर का पारा हाई हुआ था। कहने लगा, उसके भाई मेरा जो मर्जी हाल करे, लेकिन आज मैं इस औरत को नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे जान से मार डालूंगा। इससे पहले कि कुलबीर अपने कमरे में जाता, शीला जी ने उसे पकड़ लिया। कहने लगी, नहीं बेटा, उसके भाई तुम्हें जान से मार डालेंगे और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। भगवान के लिए तुम उसके कमरे में जाकर कुछ मत कहना। बड़ी मुश्किल से शीला जी ने कुलबीर को रोका था। कुलबीर सोफे पर बैठकर अपना सर पकड़ चुका था। फिर कहने लगा, माँ, अब एक ही रास्ता बचा है और वह यह है कि मैं इस औरत को डिवोर्स दे दूं। उसके भाई उसे आकर अपने घर ले जाए, तभी हमारी जिंदगी की यह बड़ी मुसीबत खत्म हो सकती है। इस लड़की ने तो हमारी जिंदगी नरक बनाकर रख दी है। हमने उसे इस घर की बहू बनाकर बहुत गलत फैसला किया था, क्योंकि शादी के बाद मुझे उसके मोहल्ले वालों से पता चला कि इस लड़की का तो कोई रिश्ता आता ही नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि यह लड़की बहुत बदतमीज है और सब उसके भाइयों से डरते थे कि अगर उसने शादी के बाद किसी से बदतमीजी की तो उसके भाई मारेंगे। इसलिए कोई भी उस लड़की का रिश्ता लेकर नहीं आता था। हमें इसका पता नहीं था, इसलिए हम उनके हत्थे चढ़ गए। लेकिन मैं अब और इस औरत को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अवंती अंदर बैठी सारी बातें सुन रही थी और यह बात सच भी थी कि उसका कोई रिश्ता आता ही नहीं था। उसकी बदतमीजी को पूरा मोहल्ला जानता था और उससे तंग भी आ था। जब चाहती थी, जिसे दिल चाहता था, लड़ाई करती थी और बदले में कोई उसे कुछ कहता तो वो अपने भाइयों की धमकी देती थी या अपने भाइयों को उनके घर ले जाकर मारपीट करती थी। अवंती सोचने पर मजबूर हो गई कि अगर कुलबीर ने उसे छोड़ दिया तो फिर तो दोबारा उसकी शादी कहीं होगी ही नहीं।
जो भाई आज उसके पक्ष में बोल रहे हैं, कल अपनी पत्नियों की बातों में आकर उसके खिलाफ हो जाएंगे। और उसकी भाभियां भी पहलवानों के घरों से ही आई थी, इसलिए उसके भाई अपने ससुराल वालों से नहीं लड़ते झगड़ते थे, सिर्फ कमजोर लोगों पर ही अपना रौब जमाते थे। अवंती ने जानबूझकर अपने नाखून से अपने चेहरे और गर्दन पर चोट के निशान लगा दिए लिए और अगले ही दिन अपने मायके चली गई और कहने लगी, मेरी सास मेरे पति से मेरा डिवोर्स करवाना चाहती है। यह सुनकर तो उसके भाइयों का गुस्से से बुरा हाल था। वह उसके घर पहुंच गए और उस समय शीला जी घर पर अकेली थी, अपने लिए नाश्ता बना रही थी कि जब उसके भाइयों ने शीला जी पर हाथ उठाना शुरू किया। लेकिन ठीक उसी समय दरवाजा खुलने की आवाज आई। कुलबीर घर आया था और कुलबीर के साथ पुलिस भी थी। पुलिस को देखकर तो चारों भाइयों के होश उड़ गए थे। उस समय तक वह शीला जी को इतना मार चुके थे कि उनके सिर से खून निकल रहा था और नाक से भी खून निकल रहा था। यह देखकर पुलिस ने अवंती के चारों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और कुलबीर ने खड़े खड़े अवंती को घर से निकाल दिया और डिवोर्स के लिए भी बोल दिया था। वह वापस अपने घर आ गई थी। भाई जेल में थे। कुलबीर ने अपने एक वकील दोस्त से मिलकर डिवोर्स का नोटिस अवंती के घर भेज दिया था और अपने दोस्त के साथ मिलकर एक मजबूत केस उसके भाइयों के खिलाफ करवाया था, जिससे कि उनका जेल से निकलना मुश्किल था। और इस बात का सारा दोष उनकी पत्नियां अवंती को देती थी। उनका जब दिल चाहता था अवंती को थप्पड़ मार देती थी और कहती थी, तुम्हारे कारण हमारे पति जेल में बैठे हैं। तुम खुद तो सुकून से ससुराल में बस नहीं सकी। तुमने सोचा कि जैसे मर्जी व्यवहार करती रहूंगी, अपने भाइयों की बदमाशियां इस्तेमाल करती रहूंगी। वो लोग बेचारे सीधे साधे थे, तुमसे दबते रहेंगे। लेकिन अगर कोई शरीफ इंसान तंग आकर अपनी शराफत छोड़ दे तो वह फिर बड़े से बड़े ताकतवर को भी मजा चखा सकता है। और यही तुम्हारे पति ने किया है। हम भी पहलवानों के परिवार से आए हैं, लेकिन हमने यहाँ पर आकर बर्तन भी धोए, तुम्हारी माँ की सेवा भी की, खाना भी बनाया और अपने पति की भी सेवा की। यहाँ आकर तुम्हारी तरह बदमाशियां नहीं की, ना ही अपने भाइयों को बुलाकर यहाँ पर कोई झगड़ा किया। अवंती की माँ ने अपनी चारों बहुओं के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि तुम लोग चाहो तो अपने अपने पतियों को जेल से निकलवा सकती हो। लेकिन वह कहने लगी कि गलती आपके बेटों की है। उनको पता भी था कि उनकी बहन कितनी बदतमीज है। अरे इसका तो कोई रिश्ता भी लेकर नहीं आता था। अब अगर अच्छे और शरीफ लोग मिल गए थे तो अवंती को सही से रहना चाहिए था। उल्टा उसे समझाने के सब उसकी बातों में आकर बदमाशी करने लगे। तुम लोग चाहते थे कि सारी जिंदगी उन लोगों को दबाते रहो, लेकिन किसी भी शरीफ इंसान को बदमाशी करने पर ना ही उकसाओ तो अच्छा है, क्योंकि वह लीगल तरीके से सारे काम करता है। हमारे लिए अपने पतियों को जेल में से निकालना इतना आसान भी नहीं था है, क्योंकि पुलिस ने खुद देखा था कि उन सबको अवंती की सास को मारते हुए सारे सबूत और गवाह उनके पास है। उनका केस बहुत मजबूत है। 1 साल बाद जब उसके भाई जेल से छूट कर आए तो अवंती को बहुत बुरा भला कहने लगे। अब वह अपने मायके में बैठी रोज अपने भाइयों के और भाभीियों के ना ताने सुनती थी। सारे घर का काम भी खुद करती थी, खाना भी सबका बनाती थी और बातें भी सबकी सुनती थी। और सोचती थी कि काश उसने अपने ससुराल में वह सब काम ना किए होते तो उसका पति और सास उसे पलकों पर बिठा कर रखते। लेकिन इंसान का है अहंकार उसे कहीं का नहीं छोड़ता और ऐसा ही अवंती के साथ हुआ था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें।
अगर आपने अभी तक हमारे आशिकी की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।